आज की कहानी है धनिया की साड़ी। ये कहानी दरअसल इंग्लिश कहानी का ट्रांसलेट है हिंदी में, जिसे ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अभिनंदन है आपका कहानी घर में। मैं आपका दोस्त लालजी प्रसाद। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कहानी घर की हर प्रस्तुति को पसंद करते होंगे। कहानी घर साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करता है। कहानी घर के हर नए प्रस्तुति से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपना मधुर प्यार देते रहिए। लड़ाई का ज़माना था। माघ की एक सांझ, ठेलियाँ की बल्लियों के अगले सिरों को जोड़ने वाली रस्सी से कमर लगाए रमुआ काली सड़क पर खाली ठेलिया को खड़खड़ाता बढ़ा जा रहा था। उसका अधनंगा शरीर ठंडक में भी पसीने से तर था। अभी अभी एक बाबू का सामान पहुंचाकर वह डेरे को वापस जा रहा था। सामान बहुत ज़्यादा था, उसके लिए अकेले खींचना मुश्किल था। फिर भी लाख कहने पर भी बाबू ने जब नहीं माना तो उसे पहुंचाना ही पड़ा। सारी राह कलेजे का जोर लगा। हुमक हुमक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों की रंगे मोटी हो उभर कर लाल हो उठी थी। आंखें उबल आई थीं और इस सब के बदले मिले थे उसे केवल 10 आने पैसे। तर्जनी उंगली से माथे का पसीना पोंछ हाथ झटक कर उसने जब फिर बल्ली पर रखा तो जैसा अपनी कड़ी मेहनत की उसे फिर याद आ गई। तभी सहसा पों पों की आवाज़ पास ही सुन उसने सर उठाया तो प्रकाश की तीव्रता में उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह एक और मुड़े मुड़े कि एक कार सर से उसके बगल से बदबूदार धुआं छोड़ती हुई निकल गई। उसका कलेजा धक से रह गया। उसने सर घुमाकर पीछे की ओर देखा। धुएं के पर्दे से झांकती हुई कार के पीछे लगी लाल बत्ती उसे ऐसे लगी जैसे वह मौत की एक आंख हो जो उसे गुस्से में घूर रही हो। हे भगवान, सहसा उसके मुंह से निकल गया। कहीं उसके नीचे आ गया होता तो। और उसकी आंखों के सामने कुचलकर मरे हुए उस कुत्ते की तस्वीर नाच उठी, जिसका पेट फट गया था, अतड़ियाँ बाहर निकल आई थीं और जिसे मेहतर ने घसीट कर मोरी के हवाले कर दिया था। तो क्या उसकी भी वही गति बनती और जिंदा रहकर दर दर की ठोकरें खाने वाला और बात बात पर डांट डपट और भद्दी भादी गालियों से तिरस्कृत किए जाने वाला इंसान भी अपने शौक की दुर्गति की बात सोच कांप उठा। उफ, यहाँ की मौत तो जिंदगी से भी ज़्यादा जलील होगी, उसने मन ही मन कहा। और यह बात ख्याल में आते ही उसे अपने दूर के छोटे से गांव की याद आ गई। वहाँ की ज़िंदगी और मौत के नक्शे उसकी आंखों में खींच गए। ज़िंदगी वहाँ की चाहे जैसी भी हो, पर मौत के बाद वहाँ के जलील तरीन इंसान के शव को भी लोग इज्जत से मरघट तक पहुँचाना अपना फ़र्ज समझते हैं। ओह, वह क्यों गांव छोड़कर शहर में आ गया? लेकिन गांव में, ओ ठेले वाले, एक फिटन कोचवाने ने हवा में चाबुक लहराते हुए कड़क कर कहा, बाएं से नहीं चलता, बीच सड़क पर मरने के लिए चला आ रहा है, बाएं चल बाएं। और हवा में लहराता हुआ उसका चाबुक बिल्कुल रमुआ के कान के पास से सनसनाहट की एक लकीर सा खींचता निकल गया। विचार सागर में डूबे रमुआ को होश आया। उसने शीघ्रता से ठेलिया को बाईं ओर मुड़ा, लेकिन रमुआ की विचारधारा फिर अपने गांव की राह पर आ लगी। वह ऐसी जिंदगी का आदी न था, जोतता बोता पैदा करता और खाता था। फिर उसे वे सब बातें याद हो आई जिनके कारण उसे अपना गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। लड़ाई के कारण गले की कीमत 8 गुनी 10 गुनी हो गई। गांव में जैसे खेतों का अकाल पड़ गया। ज़मींदार ने अपने खेत ज़बरदस्ती निकाल लिए। कितना रोया गिड़गिड़ाया था वह, पर ज़मींदार क्यों सुनने लगा कुछ। कल का किसान आज मजदूर बनने को विवश हो गया। पड़ोस के धेनुका के साथ वह गांव में अपनी स्त्री धनिया और बच्चों को छोड़ शहर में आ गया।
यहाँ धेनुका ने अपने सेठ से कह सुनकर उसे एक ठेलिया दिलवा दी। वह दिन भर बाबू लोगों का सामान इधर उधर ले जाता है। ठेलिया का किराया 12 आने रोज उसे देना पड़ता है। लाख मशक्कत करने पर भी ठेलिया का किराया चुकाने के बाद 1.5-2 रुपए से अधिक उसके पल्ले नहीं पड़ता। उसमें से बहुत किफ़ायत करने पर भी 10-12 आने रोज वह खा जाता है। वह कोई ज़्यादा रकम नहीं होती। पता नहीं गरीब धनिया इस महंगी के ज़माने में कैसे अपना खर्च पूरा कर पाती है। और धनिया उसके सुख दुख की साथिन, उसकी याद आते ही रमुआ की आंखें भर आई। कलेजे में एक हुक सी उठ आई। उसकी चाल धीमी हो गई। उसे याद हो आई बिछुड़न की वह घड़ी, किस तरह धनिया उससे लिपट कर बिलख बिलख कर रोई थी। किस तरह उसने बार बार मुँह और प्रेम से भरी ताकीद की थी कि अपनी देह का ख्याल रखना, खाने पीने की किसी तरह की कमी न करना। और रमुआ की निगाह अपने ही आप अपने बाजुओं से होकर छाती से गुजरती हुई रानों पर जाकर टिक गई, जिनकी मांसपेशियां घुल गई थी और चमड़ा ऐसे ढीला होकर लटक गया था जैसे उसका मांस और हड्डियों से कोई संबंध ही न रह गया हो। ओह, शरीर की यह हालत जब धनिया देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। पर वह क्या करे, रूखा सूखा खाकर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। हुमक हुमक कर दिन भर ठेलिया खींचने से मांस जैसे घुल जाता है और खून जैसे सूख जाता है। और शाम को जो रूखा सूखा मिलता है उससे पेट भी नहीं भरता। फिर गई ताकत लौटे कैसे। जब धनिया उससे पूछेगी सोने की देह माटी में कैसे मिल गई, तो वह उसका क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा। जब जब उसकी चिट्ठी आती है वह हमेशा ताकीद करती है कि अपनी देह का ख्याल रखना। कैसे वह अपनी देह का ख्याल रखे। इतना कतर ब्योत कर चलने पर तो यह हाल है। आज करीब 9 महीने हुए हैं उसे आए। धनिया के शरीर पर वह एक साड़ी और एक झूला छोड़कर आया था। वह बार बार चिट्ठी में एक साड़ी भेजने की बात लिखवाती है। उसकी साड़ी तार तार हो गई होगी, झूला कब का फट गया होगा। पर वह क्या करे। कई बार कुछ रुपया जमा हो जाने पर एक साड़ी खरीदने की गरज से वह बाजार भी जा चुका है। पर वहाँ मामूली जुल्हाटी साड़ियों की कीमत जब 12-14 रुपए सुनता है तो उसकी आंखें ललाट पर चढ़ जाती हैं। मन मारकर लौट आता है। वह क्या करे, कैसे साड़ी भेजे धनिया को। साड़ी खरीद कर भेजे तो उसके खर्चे के लिए रुपए कैसे भेज सकेगा। पर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक धनिया सीट टाँक कर गुजारा करेगी। उसे लगता है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका उसके पास कोई हल नहीं। तो क्या धनिया, और उसका माथा झन्ना उठा। लगता है कि वह पागल हो उठेगा। नहीं नहीं, वह धनिया की लाज। उसकी गली का मोड़ आ गया। इस गली में ईंटें बिछी हैं, उन पर ठेलियां और जोर से खड़खड़ा उठी। उसकी खड़खड़ाहट उस समय रमुआ को ऐसी लगी जैसे उसके थके परेशान दिमाग पर कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो। उसके शरीर की अवस्था इस समय ऐसी थी जैसे उसकी सारी संजीवनी शक्ति नष्ट हो गई हो और उसके पैर ऐसे पड़ रहे थे जैसे वे अपनी शक्ति से नहीं उठ रहे हों, बल्कि ठेलिया ही उनको आगे को लुढ़काती चली रही हो। उस दिन से रमुआ ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले भी वह कम मेहनत नहीं करता था, पर थक जाने पर कुछ आराम करना ज़रूरी समझता था। किंतु अब थके रहने पर भी अगर कोई उसे सामान ढोने को बुलाता तो वह ना नुकर न करता। खुराक में भी जहाँ तक मुमकिन था कमी कर दी। यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था कि धनिया के लिए वह एक साड़ी खरीद सके। महीना ख़त्म हुआ तो उसने देखा कि इतनी तरुद्दद और परेशानी के बाद भी वह अपनी पहले की आय में सिर्फ 4 रुपये अधिक जोड़ सका है। यह देख उसे आश्चर्य के साथ घोर निराशा हुई। इस तरह वह पूरे 3-4 महीनों मेहनत करे तब कहीं एक साड़ी का दाम जमा कर पाएगा। पर इस महीने के जी तोड़ परिश्रम का उसे जो अनुभव हुआ था उससे यह बात तय थी कि वह ऐसी मेहनत अधिक दिनों तक लगातार करेगा तो एक दिन खून उगल कर मर जाएगा। उसने तो सोचा था कि 1 महीने की बात है, जितना मुमकिन होगा वह मशक्कत करके कमा लेगा और साड़ी खरीद कर
धनिया को भेज देगा। पर इसका जो नतीजा हुआ उसे देखकर उसकी हालत वही हुई जो रेगिस्तान के उस प्यासे मुसाफिर की होती है, जो पानी की तरह किसी चमकती हुई चीज को देखकर थके हुए पैरों को घसीटता हुआ और आगे चलने की शक्ति न रहते हुए भी सिर्फ इस आशा से प्राणों का जोर लगाकर बढ़ता है कि बस वहां तक पहुंचने में चाहे जो दुर्गति हो जाए, पर वहां पहुंच जाने पर जब उसे पानी मिल जाएगा तो सारी मेहनत मशक्कत सफल हो जाएगी। किंतु जब वहां किसी तरह पहुंच जाता है तो देखता है कि अरे वह चीज़ तो अभी उतनी ही दूर है। निदान रमुआ की चिंता बहुत बढ़ गई। वह अब क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई महीने से वह धनिया को बहलाता आ रहा था कि अब साड़ी भेजेगा तब साड़ी भेजेगा, पर अब उसे लग रहा है कि वह धनिया को कभी भी साड़ी नहीं भेज सकेगा। उसे अपनी दुरावस्था और बेबसी पर बड़ा दुख हुआ। साथ ही अपनी जिंदगी उसे वैसे ही बेकार लगने लगी जैसे घोर निराशा में पड़कर किसी आत्महत्या करने वाले को लगती है। फिर भी जब धनिया को रुपए भेजने लगा तो अपनी आत्मा तक को धोखा दे उसने फिर लिखवाया कि अगले महीने वह ज़रूर साड़ी भेजेगा। थोड़े दिनों तक वह और किसी तरह गुजारा कर ले। उस सुबह रमुआ अपनी ठेलियां के पास खड़ा जम्हाई ले रहा था कि सेठ के दरबान ने आकर कहा, ठेलियां लेकर चलो, सेठ जी बुला रहे हैं। बेगार की बात सोचे रमुआ ने दरबान की ओर देखा। दरबान ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो, सेठ जी की भैंस मर गई है, उससे गंगा जी में बहाने ले जाना है, चलो जल्दी करो। वैसे निषिद्ध काम की बात सोचे उसे कुछ शोभ हुआ। गांव में मरे हुए जानवरों को चमार उठा कर ले जाते हैं। वह चमार नहीं है, वह यह काम नहीं करेगा। पर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में यह बात भी आ गई कि वह सेठ का ताबेदार है, उसकी बात वह टाल देगा तो वह अपनी ठेलियाँ उससे ले लेगा। फिर क्या रहेगा उसके ज़िंदगी का सहारा? मरता क्या न करता। वह ठेलिया को ले दरबान के पीछे चल पड़ा। कोठी के पास पहुंचकर रमुआ ने देखा कि कोठी की बगल में टीन के छप्पर के नीचे मरी हुई भैंस पड़ी है और उसे घेर कर सेठ, उसके लड़के, मुनीम और नौकर चाकर खड़े हैं जैसे उनका कोई अजीज मर गया हो। ठेलिया खड़ी कर वह खिन मन लिए खड़ा हो गया। उसे आया देखे मुनीम ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी ठेलिया आ गई, अब इसे जल प्रवाह के लिए उठवाकर ठेलिया पर रखवा देना चाहिए। हाँ मुनीम जी, तो इसके कफन वगैरह का इंतज़ाम करा दें। मेरे यहाँ इसने जीवन भर सुख किया, अब मरने के बाद इसे नंगी ही क्या जल प्रवाह के लिए भेजा जाए। मेरे विचार से बिछाने के लिए एक नई दरी और ओढ़ाने के लिए 8 गज मलमल काफ़ी होगा, जल्द दुकान से मंगवा भेजे। देखते ही देखते उसकी ठेलियाँ पर नई दरी बिछा दी गई। उसे देखकर रमुआ की धंसी आंखों में जाने कितने दिनों की एक पामाल हसरत उभर आई। सहज ही उसके मन में उठा, काश वह उस पर सो सकता, पर दूसरे ही क्षण इसे अपवित्र ख्याल के भय से जैसे वह कांप उठा। उसने आंखें दूसरी ओर मोड़ ली। कई नौकरों ने मिलकर भैंस की लाश उठा दरी पर रख दी, फिर उसे मलमल से अच्छी तरह ढक दिया। इतने में एक खैर ख्वाह नौकर सेठ जी की बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया। उनका एक हार बना भैंस के गले में डाल दिया गया और कुछ इधर उधर उसके शरीर पर बिखेर दिए गए। यह सब कुछ हो जाने पर सेठ के बड़े लड़के ने रमुआ की ओर मुड़कर कहा, देखो इसे तेज धार में ले जाकर छोड़ना और जब तक यह धारा में बह न जाए तब तक न हटना, नहीं तो कोई इसके कफन पर हाथ साफ कर देगा। उसकी बात सुनकर नमक हलाल मुनीम ने रद्दा जमाया, हाँ बे रमुआ, बाबू की बात का ख्याल रखना। रमुआ को लगा जैसे वह बातें उसे ही लक्ष्य करके कही गई हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात आदमी के मन में कभी स्वप्न में भी नहीं आती, वही किसी के कह देने पर ऐसे मन में उठ जाती है जैसे सचमुच वह बात पहले से ही उनके मन में थी। रमुआ के ख्याल में
भी कभी यह बात नहीं थी कि वह कफन पर हाथ लगाएगा, पर मुनीम की बात सुन सचमुच उसके मन में यह बात कौंध गई कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ ठेलिया उठा आगे ले गया। अभी थोड़ी ही दूर सड़क पर चल पाया था कि किसी ने पूछा, क्यों भाई, यह किसकी भैंस थी? रमुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ गुलजारी लाल की। उस आदमी ने कहा, तभी तो भाई, बड़ी भगवान थी यह भैंस, नहीं तो आजकल किसे नसीब होता है मलमल का कफन। रमुआ के मन में उसकी बात सुनकर उठा कि क्या सचमुच मलमल का कफन इतना अच्छा है? उसने अभी तक उसकी ओर निगाह नहीं उठाई थी, यही सोचकर कि कहीं उसे देखते देखकर सेठ का लड़का और मुनीम यह न सोचे कि वह ललचाई आंखों से कफन की ओर देख रहा है। उसकी नीयत खराब मालूम होती है, पर वह अब अपने को न रोक सका। चलते हुए ही उसने एक बार अगल बगल देखा, फिर पीछे मुड़कर भैंस पर पड़े कफन को उड़ती हुई नज़र से ऐसे देखा जैसे वह कोई चोरी कर रहा हो। काली भैंस पर पड़ी सफ़ेद मलमल जैसे काली दूब के एक चप्पे पर उज्ज्वल चांदनी फैली हुई हो। सचमुच यह तो बड़ा उम्दा कपड़ा मालूम होता है, उसने मन में ही कहा। कई बार यह बात उसके मन में उठी तो सहज ही उसे उन झिलंगी साड़ियों की याद आ गई जिन्हें वह बाजार में देख चुका था और जिनकी कीमत 12-14 से कम न थी। उसने उन साड़ियों का मुकाबला मलमल के उस कपड़े से जब किया तो उसे वह मलमल बेशकीमती जान पड़ा। उसने फिर मन में ही कहा, इस मलमल की साड़ी तो बहुत ही अच्छी होगी, और उसे धनिया के लिए साड़ी की याद आ गई। फिर जैसे इस कल्पना से ही वह कांप उठा। ओह, कैसी बात सोच रहा है वह, जीते जी ही धनिया को कफन की साड़ी पहनाएगा? नहीं नहीं, वह ऐसा सोचेगा भी नहीं। ऐसा सोचना भी अपशकुन है, और इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए वह अब और जोर से ठेलियां खींचने लगा। अब आबादी पीछे छूट गई थी, सुनी सड़क पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जाकर उसने शांति की सांस ली, जैसे अब उसे किसी की अपनी ओर घूरती आंखों का डर न रह गया हो। ठेलिया कमर से लगाए ही वह सुस्ताने लगा। तेज चलने में जो ख्याल पीछे छूट गए थे, जैसे वे फिर उसके खड़े होते ही उसके मस्तिष्क में पहुंच गए। उसने बहुत चाहा कि वे ख्याल न आए, पर ख्यालों का यह स्वभाव होता है कि जितना ही आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे, वे उतनी ही तीव्रता से आपके मस्तिष्क पर छाते जाएंगे। रमुआ ने अन्य कितनी ही बातों में अपने को बहलाने की कोशिश की, पर फिर उन्हीं ख्यालों से उसका सामना हो जाता। रह रह कर वही बातें पानी में तेल की तरह उसकी विचारधारा पर तैर जाती। लाचार वह फिर चल पड़ा, धीरे धीरे रफ्तार तेज कर दी, पर अब ख्यालों की रफ्तार जैसे उसकी रफ्तार से भी तेज हो गई थी। तेज रफ्तार से लगातार चलते चलते उसके शरीर से पसीने की धाराएं छूट रही थीं, छाती फूल रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें उबल रही थी और गर्दन और कनपटियों की रंगें फूल फूल कर उभर आई थी, पर उसे उन सब का जैसा कुछ ख्याल ही नहीं था। वह भागा जा रहा था कि जल्द से जल्द नदी पहुंच जाए और भैंस की लाश धारा में छोड़ दे, तभी उसे उस अपवित्र विचार से, उस धर्म संकट से मुक्ति मिलेगी। अब सड़क के नदी के किनारे किनारे चल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना कगार पर से ही लाश नदी की धारा में लुढ़का दे, पर दूसरे ही क्षण उसके अंदर से कोई बोल उठा, अब जल्दी क्या है, नदी आ गई, थोड़ी दूर और चलो, वहां कगार से उतरकर बीच धारा में छोड़ना। वह आगे बढ़ा, पर बीच धारा में छोड़ने की बात क्यों उसके मन में उठ रही है? क्यों नहीं वह उसे यहीं छोड़कर अपने को कफन के लोभ से, उस अपवित्र ख्याल से मुक्त कर लेता? शायद इसलिए कि सेठ के लड़के ने ऐसा ही करने को कहा था। पर सेठ का लड़का यहाँ खड़ा खड़ा देख तो नहीं रहा है। फिर तो क्या उसे अब उसी वस्तु से, जिससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए वह भागता हुआ आया है, अब मोह हो गया है? नहीं नहीं, वह तो अब वह श्मशान होकर गुजर रहा था। अपनी झोपड़ी से झांक कर डोमिनी ने देखा तो वह उसकी ओर दौड़ पड़ी,
पास आकर बोली, भैया यहीं छोड़ देना। रमुआ का दिल धक से कर गया। तो क्या यह बात डोमिन को मालूम है कि वह लाश को इसलिए लिए जा रहा है कि नहीं 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 तो भैया यहाँ धारा तेज है, छोड़ दो ना यहीं। डोमिन ने फिर विनती की। हाँ हाँ छोड़ देना, यह मौका अच्छा है। डोमिन के सामने ही उसे गवाह बनाकर छोड़ दे और साबित कर दे कि तेरे दिल में वैसी कोई बात नहीं है। रमुआ के दिल ने ललकारा, पर वह यूं ही डोमिन से पूछ बैठा, क्यों, यही क्यों छोड़ दूं? तुम्हें तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही है। यहाँ छोड़ दोगे तो तुम भी दूर ले जाने की मेहनत से छुटकारा पाओगे। और मुझे कहकर वह कफन की ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगी। रमुआ ने पूछा, तुम्हें क्या? मुझे यह कफन मिल जाएगा। उसने कफन की ओर उंगली से इशारा करके कहा। कफन? रमुआ के मुंह से यूं ही निकल गया। हाँ हाँ, कहीं इधर उधर छोड़ दोगे तो बेकार में सड़ गल जाएगा। मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे पहनूंगी, देखते हो ना मेरे कपड़े। कहकर उसने अपने लहंगे को हाथ से उठाकर उसे दिखा दिया। तुम पहनोगी कफन? रमुआ ने ऐसे कहा जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। हाँ हाँ, हम तो हमेशा कफन ही पहनते हैं। मालूम होता है तुम शहर के रहने वाले नहीं हो। क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई छूता तक नहीं। कफन पहनने से तुम्हें कुछ होता नहीं? रमुआ की किसी शंका ने जैसे अपना समाधान चाह, पर वह ऐसे स्वर में बोला जैसे यूं ही जानना चाहता हो। गरीबों को कुछ नहीं होता भैया। आजकल तो ज़माने में ऐसी आग लगी है कि लोग लाशें नंगी ही लुढ़का जाते हैं। नहीं तो पहले इतने कफन मिलते थे कि हम बाजार में बेच आते थे। बाजार में बेच आते थे? रमुआ ने ऐसे पूछा जैसे उसके आश्चर्य का ठिकाना न हो। कौन खरीदता था उन्हें? हमसे कबाड़ी खरीदते थे और उनसे गरीब और मजदूर। उसने कहा। गरीब और मजदूर? रमुआ ने कहा। हाँ हाँ, बहुत सस्ता बिकता था ना। शहर के गरीब और मजदूर ज़्यादातर वही कपड़े पहनते थे। रमुआ उसकी बात सुन जैसे किसी सोच में पड़ गया। उसे चुप देख डोमिन फिर बोली, तो भैया छोड़ दो ना यहीं। आज न जाने कितने दिन बाद ऐसा कफन दिखाई पड़ा है। किसी बहुत बड़े आदमी की भैंस मालूम पड़ती है, तभी तो ऐसा कफन मिला है इसे। छोड़ दे भैया, मुझे गरीब के तन पर चढ़ जाएगा। तुम्हें दुआएं दूंगी। कहते कहते वह गिड़गिड़ाने लगी। रमुआ का मन का संघर्ष और तीव्र हो उठा। उसने एक नज़र डोमिन पर उठाई तो सहसा उसे लगा जैसे उसकी धनिया चिथड़ों में लिपटी डोमिन की बगल में आ खड़ी हुई है और कह रही है, नहीं नहीं इसी ना देना, मैं भी तो नंगी हो रही हूँ, मुझे। और उसने ठेलिया आगे बढ़ा दी। क्यों भैया, तो नहीं छोड़ोगे यहाँ? डोमिन ने निराश होकर बोली। रमुआ सकपका गया। क्या जवाब दे उसे? मन का चीर जैसे उसे पानी पानी कर रहा था। फिर भी जोर लगाकर मन की बात दबा उसने कहा, सेठ का हुक्म है कि इसका कफन कोई छूने ना पाए। और ठेलिया को इतने ज़ोर से आगे बढ़ाया जैसे वह इस ख्याल से डर गया हो कि कहीं डोमिन कह न उठे, यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत खुद खराब है। काफ़ी दूर बढ़कर यह सोचकर कि कहीं डोमिन कफन की लोभ से उसका पीछा तो नहीं कर रही है, उसने मुड़कर चोर की तरह पीछे की ओर देखा। डोमिन एक लड़के से उसी की ओर हाथ उठाकर कुछ कहती सी लगी। फिर उसने देखा कि वह लड़का उसी की ओर आ रहा है। वह घबरा उठा। तो क्या वह लड़का उसका पीछा करेगा? वह धीरे धीरे रह रहकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखने की गतिविधि को ताड़ता चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा तो लड़का दिखाई नहीं दिया। फिर जो उसकी दृष्टि झाओं के झुरमुटों पर पड़ी तो शक हुआ कि वह छिपकर तो उसका पीछा नहीं कर रहा है। पर कई बार आगे बढ़ते बढ़ते देखने पर भी जब उसे लड़का का कोई चिन्ह दिखाई तक नहीं पड़ा तो वह उस ओर से निश्चिंत हो गया। फिर भी चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देखता ही बढ़ रहा था। काफ़ी दूर एक निर्जन स्थान पर उसने नदी के पास ठेलिया रोकी। फिर चारों ओर शंका की दृष्टि से एक बार देखकर उसने कमर से ठेलिया छुड़ा जमीन पर रख दी। अब उसके दिल में कोई दुविधा न थी। फिर भी जब उसने कफन की ओर हाथ बढ़ाया तो उसकी आत्मा की नींव तक हिल उठी।
उसके कांपते हाथों को जैसे किसी शक्ति ने पीछे खींच लिया। दिल धड़ धड़ करने लगा, आंखें विभत्सा की सीमा तक फैल गई। उसे लगा जैसे सामने हवा में हजारों फैली हुई आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। वह किसी दहशत में कांपता बैठ गया। नहीं नहीं, उससे यह नहीं होगा। फिर जैसे किसी आवेश में उठ उसने ठेलिया को उठाया कि लाश को नदी में उलट दे कि सहसा उसे लगा कि जैसे फिर धनिया उसके सामने आ खड़ी हुई है, जिसकी साड़ी जगह जगह बुरी तरह फट जाने से उसके अंगों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। वह उन अंगों को सिमट कर सिकुड़ कर छिपाती जैसे बोल उठी, देखो अब की अगर साड़ी ना भेजी तो मेरी दशा। नहीं नहीं, रमुआ हथेलियों से आंखों को ढकता हुआ बोल उठा और ठेलियां जमीन पर छोड़ दी। फिर एक बार उसने चारों ओर शीघ्रता से देखा और जैसे एक क्षण को उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसका ज्ञान जैसे लुप्त हो गया। और उसी हालात में उसी क्षण उसके हाथों ने बिजली की तेजी से कफन खींचा, समेटकर एक ओर रखा और ठेलियां उठाकर लाश को नदी में उलट दिया। तब जाकर जैसे होश हुआ। उसने जल्दी से कफन ठेलिया पर रख उसे माथे के मैले गमछे से अच्छी तरह ढक दिया और ठेलिया उठा तेजी से दूसरी राह से चल दिया। कुछ दूर तक इधर उधर देखे बिना वह सीधे तेजी से चलता रहा, जैसे वह डर रहा था कि इधर उधर देखने पर कहीं कोई दिखाई न पड़ जाए। पर कुछ दूर और आगे बढ़ जाने पर वह वैसे ही निडर हो गया जैसे चोर सेंध से दूर भाग जाने पर। अब उसकी चाल में धीरे धीरे ऐसी लापरवाही आ गई जैसे कोई विशेष बात नहीं थी। जैसे वह रोज की तरह आज भी किसी बाबू का सामान पहुंचाकर खाली ठेलिया को धीरे धीरे खींचता अपने में रमा हुआ डेरे पर वापस जा रहा हो। अपनी चाल में वह वही स्वाभाविकता लाने की भरसक चेष्टा कर रहा था, पर उसे लगता था कि कहीं से वह बेहद अस्वाभाविक हो उठा है और कदाचित उसकी चाल की लापरवाही का यही कारण था कि वह रात होने के पहले शहर में दाखिल नहीं होना चाहता था। काफ़ी दूर निकल जाने पर न जाने उसके जी में क्या आया कि उसने पलटकर उस स्थान की ओर एक बार फिर देखा जहां उसने भैंस की लाश गिराई थी। कोई लड़का कोई काली चीज़ पानी में से खींच रहा था। वह फिर बेतहाशा ठेलिया को सड़क पर खड़खड़ाता भाग खड़ा हुआ। उस दिन गांव में हल्दी में रंगी मलमल की साड़ी पहने धनिया अपने बच्चे को एक हाथ की उंगली पकड़ाए और दूसरे हाथ में छाक भरा लोटा कंधे तक उठाए। जब काली माई की पूजा करने चली तो उसके पैर असीम प्रसन्नता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखों से जैसे उल्लास छलक पड़ता था। रास्ते में न जाने कितने औरतों और मर्दों ने उसे टोक कर पूछा, क्यों धनिया, यह साड़ी रमुआ ने भेजी है? और उसने हर बार शर्माई आंखों को नीचे कर होठों पर उमड़ती हुई मुस्कान को बरबस दबाकर सर हिला जताया, हाँ। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको? हाँ, मुझे तो बेहद पसंद है ये कहानी और इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना सुनाऊं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद।